यह वीडियो मॉडल एक्टिविटी टास्क 3 अर्थात सितंबर 2021 का क्लास 10 का भूगोल का एक्टिविटी टास्क है, जिसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, पहला प्रश्न है 1.1 का, लैंड फॉर्म्स डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एग्रेडेशन इज, अर्थात उन्नयन की प्रक्रिया द्वारा विकसित भूआकृति है, यानी कि जमाव की प्रक्रिया द्वारा कौन सी भूआकृति का निर्माण होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, हम चारों को एक एक करके समझाऊंगा, उसके बाद आंसर आप खुद समझ जाइएगा। ए है गॉर्ज। गॉर्ज अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों पर, चित्र में भी देखिए, नदियां अपने तली को काटकर गहरा करने का कार्य करती है, जिसे हम लोग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। बी नंबर पर है रॉस माउंटेन अर्थात मेष शिलाएं या भीड़ पीठ शिलाएं। यह आकृति हिम क्षेत्रों पर हिम के सरकने से, हिम के नीचे जो पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जो ऊंचा भाग आता है, उसको हिम सरक सरक कर उसे काट कर चिकना कर देते हैं और इस तरह की आकृति का निर्माण होता है, अर्थात ये भी कटाव क्रिया के द्वारा ही बना। तीसरा है गौर। ये गौर क्या है? तो गौर जो है वो सहारा में इसे गौर के नाम से जानते हैं, जो कि एक मशरूम रॉक है, अर्थात जब चट्टानों के चारों ओर, बालुई प्रदेश में जब चट्टानों के चारों ओर हवाएं टकराकर नीचे के भाग को काट देती है और ऊपर का भाग एक छतरी नुमा आकृति लेकर खड़ा रहता है, तो उसे हम लोग छत्रक शिला, छतरी नुमा आकृति, गौर या गारा या मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं, अर्थात ये भी जो है कटाव क्रिया के द्वारा ही बना। चौथा है ड्यून्स अर्थात बालू का स्तूप। यह आकृति मरुभूमि क्षेत्रों में हवाओं द्वारा लाए गए बालू के कणों को एक स्थान पर जमा किया जाता है और इससे एक टीला का निर्माण होता है, अर्थात ये है जमाव द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब तो आप उत्तर समझ ही गए होंगे कि इन चारों में कौन सा उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1.2 में है सही जोड़ी का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट पेयर्स। तो इन चारों को हम आपको समझाएंगे। अब देखिए कि कौन सा पेयर सही है। पहला है ओल्ड फोल्ड माउंटेन ऑफ नॉर्थ वेस्ट एशिया। उत्तर पश्चिम भारत का पुराना पर्वत। ऑप्शन दिया है नीलगिरी। तो देखिए, उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र ये है, यहाँ भी एक पर्वत है जो कि क्या बोलते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन ही है, लेकिन ये तो अरावली है। नीलगिरी कहाँ है? तो देखिए, भारत के दक्षिण में ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, यह पर्वत नीलगिरी है। तो ये सही जोड़ा हुआ। बी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की पूर्व में बहने वाली नदी। ऑप्शन में दिया हुआ है नर्मदा। अच्छा देखिए, तो दक्षिण भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है। अच्छा, अब नर्मदा को देखते हैं। देखिए, ये नर्मदा नदी है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है, यानी कि ये तो क्या बोलते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया, ईस्ट फ्लोइंग नहीं हुआ। ठीक है, सी में जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सदाबहार वृक्ष मोहगिनी। ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मोहगिनी एक ऐसा पेड़ है जिसे उगने के लिए अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भूमध्य रेखा के पास है, तो यहाँ पर सदाबहार वृक्ष अत्यधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण ही पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा कि गलत, ये आप खुद समझिए। खैर आगे बढ़ते हैं, डी में देखते हैं।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत, और ऑप्शन में दिया है ब्लैक सॉइल। तो देखिए ये उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ कहीं भी काली मिट्टी नहीं है। काली मिट्टी कहाँ है? तो भारत के दक्कन के पठारी क्षेत्र पर। ये देखिए भारत का दक्षिण का ये मध्य भाग, यहाँ पर काली मिट्टी है। तो चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग आसानी से समझ गए। नहीं समझ पाए हैं तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, अपने आप उत्तर जान जाएंगे। अगला प्रश्न है 1.3, द रूर ऑफ इंडिया इज, भारत का रूर प्रदेश। ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी दुर्गापुर, सी भिलाई, डी बोकारो। तो ए जमशेदपुर में कृषि करने के लिए सोचा जा रहा है कि मक्का का कृषि यहाँ पर किया जाए। बी में दुर्गापुर में चावल की खेती होती है। भिलाई में चावल और गेहूं दोनों की खेती होती है। डी में बोकारो में यहाँ भी चावल की खेती होती है। तो रूर प्रदेश मतलब वो प्रदेश जहाँ पर कृषि नहीं होता है। तो अब इन चारों में कहाँ कृषि नहीं हो रहा है, किसके बारे में सोचा जा रहा है? तो आंसर आप लोग खुद समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू राइट टी एफ एंड इफ फॉल्स राइट एफ। यानी कि सही कथन सत्य है तो टी लिखे, यदि असत्य है तो एफ लिखे। तो पहला है होल्स फॉर्म्ड बाय एब्रेशन ऑन द रिवर बेड आर कॉल्ड पॉट होल्स। यानी कि नदी के तल पर घर्षण से बने छिद्रों को गड्ढा या पॉट होल कहते हैं। तो नदी जब चलती है पर्वतीय क्षेत्रों पर तो अपने तली में गड्ढे का निर्माण करती है, सही बात है। और वो जो गड्ढा होता है उसे हम लोग पॉट होल के ही नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 2.2, लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग द डे ओवर द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के तटीय क्षेत्र में दिन के समय भूमि की हवा अर्थात स्थल समीर की क्रिया होती है। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दिन के समय भूमि अधिक गर्म हो जाता है जल की अपेक्षा, और भूमि पर निम्न दाब की सृष्टि होती है। सागर का तापमान कम रहता है तो वहाँ उच्च भार होता है और हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, तो भारत के तटीय क्षेत्र में दिन के समय भूमि की हवा चल रही है। मतलब भूमि की हवा का मतलब हुआ कि स्थल से सागर की ओर, स्थल समीर जिसे कहते हैं। लेकिन ये गलत है क्योंकि दिन के समय सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, यानी कि उसे हम लोग जल समीर के नाम से जानते हैं। 2.3 है वार्म एंड ड्राई वेदर कंडीशन इज फेवर फॉर टी कल्टिवेशन। चाय की खेती के लिए गर्म और शुष्क मौसम अनुकूल है। तो देखिए चाय की खेती के लिए शीतोष्ण होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। गर्म में पत्तियां झुलस जाएंगी तो गर्मी भी नहीं चाहिए। शुष्क यानी कि वर्षा कम तो चाय होगा ही नहीं, क्योंकि चाय की खेती के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो ये सही है या गलत है आप खुद समझ जाइए। अगला प्रश्न है 3.1, अल्टीट्यूड ऑफ स्नो लाइन वेरीज विथ लैटिट्यूड, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल रीजन। हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती रहती है, भौगोलिक कारण स्पष्ट करें। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि हिम रेखा यानी कि वो रेखा जहाँ पर तापमान 0 डिग्री हो जाता है। तो आप ये जानते हैं कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो तापमान वहाँ अधिक होगा। तापमान वहाँ अधिक होगा तो जितना अधिक तापमान होगा उतना गुने 165 हम ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पर आपका हिम रेखा
उस स्थान पर आएगा। जैसे मान लीजिए तापमान 50 है भूमध्य रेखा पर, तो 50 गुने 165 पे आप जब जाइएगा तो वहाँ पर आपका तापमान 0 डिग्री होगा। लेकिन हम जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण उस क्षेत्र पर तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने पर हिम रेखा बहुत कम ऊंचाई पे मिल जाती है। मान लीजिए कि हम जो है क्या बोलते हैं कि 60 डिग्री अक्षांश पर हैं, तो वहाँ पर तापमान है 10, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है 10 गुने 165 पे ही हिम रेखा मिल जाएगा। तो अक्षांश जो है वो निर्धारण करता है कि हिम रेखा की ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि अक्षांश के कारण ही वहाँ पर ताप जो है मिलता है। सूर्य से प्रकाश जो आ रहा है सीधे भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ रहा है, तो उसका जो तापमान अधिक होगा, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तिरछी पड़ती चली जाएंगी और तापमान कम हो जाएगा। और तापमान कम होगा तो हिम रेखा की ऊंचाई भी कम होगी। आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं। 3.2 पे आते हैं। हाउ डज द हिमालयन रेंज एक्ट एज ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हिमालय पर्वतमाला भारत की जलवायु के लिए नियंत्रक कारक के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिमालय तो कई कारणों से भारत की रक्षा करती है। सैन्य कारण, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको जलवायु पूछा है तो जलवायु में ही बताइए। ये हिमालय भारत के उत्तर में है, जो भारत के दक्षिण बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोककर ये भारत में वर्षा कराती है। उस आर्द्रताओं को आगे जाने नहीं देती हैं। और भारत के उत्तर में साइबेरियन क्षेत्र है जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को ये हिमालय रोकती है और भारत में प्रवेश करने नहीं देती है। अगर ये हिमालय नहीं होती तो क्या होता? हिमालय नहीं होती तो ये जो आर्द्र हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं वो सीधे उत्तर की तरफ चली जाती है और बंगाल में भारत में बारिश नहीं होता। और उत्तर से आने वाली ठंडी धाराएं जो है वो भी आराम से भारत में प्रवेश करती है और भारत के तापमान को अत्यंत कम कर देती है। परिणाम स्वरूप भारत एक मरुभूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता। अर्थात भारत के लिए हिमालय एक सही में ताज या वरदान के समान है, जो कि भारत में वर्षा कराता है और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को से बचाता भी है। अगला और आखिरी प्रश्न है 4 नंबर। मेंशन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। भारत के लोगों पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही लिखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि नगर जो कि लोगों का आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए और भी कई कारण, व्यापार करने के लिए भारत शहरों की तरफ लोग गांव से आते हैं, जिससे नगरों में भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ पर अधिक लोग हो जाते हैं, अर्थात यहाँ की जनसंख्या घनी हो जाती है, जिससे शहरों की जो संस्थाएं हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, वो लोग शहरों की साफ सफाई में, शहरों में बिजली की सुविधा, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब जो है मुहैया कराने में उनको काफ़ी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्षा के दिनों में सड़कें जो हैं वो जल जमाव के कारण भर जाती हैं। औद्योगिक विकास अधिक हो जाता है शहरों में, तो कारखाने अधिक होते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण भी अधिक मात्रा में फैलने लगता है। उचित निकास व्यवस्था का अभाव है, यानी कि घरों से निकलने वाला जल नालों द्वारा जो निकाला जाता है, उसे नदियों तक पहुंचाने के लिए या फिर बारिश के दिनों में
ये नगर जो है जलों में डूब जाते हैं, चारों ओर गंदे जल जो है फैल जाते हैं। जनसंख्या घनी है, रोजगार के लिए लोग आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मोटर वाहनों का अत्यधिक प्रयोग होता है, जिससे कि वायु के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होती है। जब लोग अधिक होंगे तो जाहिर सी बात है कि रहने के लिए घरों की अधिकता होगी, इसलिए पेड़ों की कटाई की जाती है और पेड़ों को कटाई कर रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अधिक घातक है। शहरों में लोगों की अधिकता के कारण यहाँ पर अपशिष्टों की भी अधिकता होती है। घर से निकलने वाला कूड़ा करकट जो होता है उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए या उसका उचित प्रबंध कैसे किया जाए, इसका शहरों के नगर पालिकाओं के पास एक अभाव के रूप में, एक समस्या के रूप में उनके सामने आ जाता है। और इस तरह से नगरों में पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती रहती है, जो कि एक विकट समस्या के रूप में सामने आता है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत के लोगों पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। और ये है आपका एक्टिविटी टास्क का उत्तर, जो कि मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। अब आप लोग इसको देख करके अपना एक्टिविटी टास्क को पूरा कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। उत्तर भी नीचे आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।